नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम संधि के टॉपिक को ही आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने संधि में स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब अगली जो संधि है वो है आपके विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। देखो, जो स्वर संधि थी उसमें क्या था, स्वर के बाद में क्या आ रहा था, स्वर आ रहा था। और स्वर संधि में कितने स्वर जो है प्रयोग में आए, स्वर कितने होते हैं 11। तो 11 स्वर जो है उसमें प्रयोग में आ रहे थे। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि स्वर संधि में कुल कितने वर्ण जो है प्रयोग में लिए जाते हैं, तो वहां पे 11 वर्ण हो जाएंगे। उसके बाद हमने जो संधि पढ़ी थी वो पढ़ी थी व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या था, पहले क्या आ रहा था, व्यंजन, और व्यंजन के बाद या तो व्यंजन आ रहा था या स्वर आ रहा था। देखिए, व्यंजन संधि जो होती है वो मूल व्यंजनों में होती है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, प्लस इसमें 11 स्वर भी हो गए, यानी व्यंजन संधि कुल कितने वर्णों में हुई? व्यंजन संधि हो गई आपके कुल 44 वर्णों में। फिर आगे जो है आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में बहुत आसान है। विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, अगर आपसे पूछ ले कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है। अब विसर्ग संधि पढ़ने से पहले ध्यान रहे, विसर्ग संधि में कुल 45 वर्णों का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद 11 स्वर और मूल व्यंजन 33, इनको मिलाकर के अगर अपन देखें तो 45 वर्ण जो है विसर्ग संधि में प्रयोग में लिए जाते हैं। अब देखिए, जो आपकी विसर्ग संधि है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये बहुत आसान है। कैसे है, ध्यान रखें। विसर्ग संधि में जो विसर्ग है वो सिर्फ और सिर्फ 5 वर्णों में बदलता है। किस प्रकार से? या तो जो आपका विसर्ग है ये बदलेगा स में, या विसर्ग बदलेगा स में, या विसर्ग बदलेगा स में, या विसर्ग बदलेगा ओ में, और या विसर्ग बदलेगा आधे र में। ध्यान रहे, यानी ये 5 वर्ण में ही विसर्ग बदलेगा। विसर्ग संधि में अगर निर्माण होगा ना तो सिर्फ और सिर्फ इन 5 वर्णों का ही होगा। ध्यान रख लेना, यानी या तो विसर्ग बदलेगा स में, या विसर्ग बदलेगा स में, या विसर्ग बदलेगा स में, या ओ में, या र में। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। तो विसर्ग संधि में आपको ध्यान रखना है विसर्ग किस किस में बदलेगा, या स में, या स में, या स में, या ओ में, या र में। आ गई बात समझ में? चलिए पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि देखिए बहुत आसान है। विसर्ग के बाद स्वर तथा व्यंजन में से कोई वर्ण आने पर विसर्ग संधि होती है। अभी भी हमने पढ़ लिया है भाई, विसर्ग हो, विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है। विसर्ग संधि में विसर्ग जो है 5 वर्णों में बदलता है। ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया। 5 वर्ण कौन कौन से हो गए? स में बदलेगा, ठीक है, पहले ये स रखेंगे, या विसर्ग इस स में बदलेगा, या विसर्ग इस स में बदलेगा, या र में बदलेगा, या
ओ में बदलेगा। ठीक है, विसर्ग या तो स या श या स या र आधा या ओ, ये तीनों स आधे रहेंगे, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, विसर्ग में भी व्यंजन की तरह नियम चलेंगे। ठीक है, इसमें भी कोई अलग अलग प्रकार नहीं है, स्वर संधि की तरह विसर्ग में भी व्यंजन की तरह नियम चलेंगे। तो सबसे पहले नियम, पहला नियम, ठीक है, क्या है पहला नियम? विसर्ग के बाद च, छ या स। देखो च वर्ग क्या होता है? च वर्ग तालव्य होता है, और ये जो पहला स है तालव्य स है। ठीक है, तो विसर्ग प्लस से पहले क्या रहे? विसर्ग रहे। देखो विसर्ग संधि की पहचान तो बहुत आसान है, क्योंकि प्लस से पहले विसर्ग है तो विसर्ग है, और अगर विसर्ग नहीं है तो विसर्ग नहीं है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद च, छ और स, इन तीनों में से कोई भी वर्ण आए। जैसे प्लस से पहले क्या है? विसर्ग, विसर्ग के बाद च, छ या स में से कोई भी वर्ण आए, ध्यान रहे विसर्ग किस में बदलेगा? विसर्ग हमेशा स में बदलेगा, तालव्य स में। ठीक है, यानी विसर्ग हो गया, विसर्ग के बाद च हो, चाहे छ हो, चाहे ये स हो, विसर्ग हमेशा किस में बदलता है? स में बदलता है। ठीक है, में से कोई भी वर्ण आने पर विसर्ग स में बदलता है। आ गया नियम समझ में? अब देखिए इसके उदाहरण। अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद च, छ या स है, विसर्ग किस में बदल गया? स में। देखिए दूह धन शासन, दूह धन शासन। अब यहां पे देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? स आ रहा है, विसर्ग के बाद में स आ रहा है। तो अब बताइए विसर्ग किस में बदलेगा? विसर्ग को बदल दो स में, और स बनेगा आधा, शब्द बन जाएगा दुस्शासन। ये लीजिए, शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा आपका दुस्शासन। फिर देखिए निह धन चय। देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च आ गया, विसर्ग के बाद में अगर च भी आता है तो भी विसर्ग किस में बदलता है? स में, और शब्द क्या हो गया? निश्चय। आ गई बात समझ में? क्योंकि स कैसा बनेगा? आधा बनेगा, बहुत आसान है। देखिए हरिह धन चंद्र, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च आ गया, विसर्ग किस में बदलेगा? स में, शब्द क्या हो गया? हरिश्चंद्र। ठीक है, फिर देखिए दूह धन चरित्र, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च आ गया, शब्द क्या बनेगा? दुश्चरित्र। ये लीजिए। फिर देखिए विसर्ग है, निह धन छल, विसर्ग के बाद में चाहे च आए चाहे छ आए, विसर्ग किस में बदलता है? स में बदलता है, शब्द हो जाएगा निश्छल। ये लीजिए, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, फिर देखिए प्रायः धन चित। देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा प्रायश्चित। ये लीजिए। ज्योतिह धन चक्र। देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा ज्योतिष चक्र। स आधा ही तो बनेगा। तपह धन चर्या, विसर्ग के बाद में च आ रहा है, शब्द बन जाएगा तपश्चर्या। अंतः धन चेतना, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च आ रहा है, शब्द हो जाएगा अंतस चेतना। ये लीजिए। फिर निह धन शुल्क, शब्द क्या बन जाएगा? निःशुल्क। देखो इसको जब निःशुल्क को प्रयोग में लेते हैं तो अपन विसर्ग के साथ ही लेते हैं, निःशुल्क। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें संधि में पूछ ले कभी भी,
आपको कह देंगे नियधन शुल्क की संधि क्या होगी, तो हमेशा इस तरह से ही आपको करना है, ध्यान रख लेना। निःशुल्क होगा, निःशुल्क संधि मत कर लेना, गलत हो जाएगा। प्रयोग में चाहे हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर देखिए, कह धन चित, विसर्ग के बाद में च आ गया, शब्द हो गया कश्चित। फिर देखिए, चतुह धन श्लोकी, देखो विसर्ग है, अब विसर्ग के बाद में स आया है, तो चाहे विसर्ग के बाद में च आए, चाहे छ आए, चाहे स आए, विसर्ग वही स में बदलेगा, शब्द क्या हो गया, चतुश्लोकी। और यहां भी ध्यान रखना, दोनों स आधे रहेंगे, क्योंकि श्लोकी में ये स आधा ही है और विसर्ग हमेशा आधे स में बदलता है। ये तो थी संधि। अब है संधि विच्छेद, ठीक है। देखिए, यशस्शेष, यशस्शेष संधि विच्छेद में क्या करना है, ये जो आधा स आ रहा है इसको विसर्ग में बदलो और प्लस से पहले रख दो, ये हो जाएगा यशः धन शेष। फिर देखिए, मनश्चिकित्सा, मनश्चिकित्सा, इसको आप थोड़ा सा मनश्चिकित्सा को जो है इस स को इसके साथ लेके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा मनः धन चिकित्सा, ये लीजिए, ठीक है। मनश्चिकित्सा को अपन अगर इस तरह से लिख दें मनश्चिकित्सा, तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखें। मनः धन चिकित्सा हो जाएगा और इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगी। अंतश्चक्षु सीधा है, देखो स आधा आ रहा है और इस आधे स को क्या करो, विसर्ग में बदलो, प्लस से पहले रख दो, तो ये हो जाएगा आपका अंतः धन चक्षु। फिर देखिए, पुरश्चरण का संधि विच्छेद क्या होगा, पुरः धन चरण, ठीक है। फिर देखिए, निश्वास का संधि विच्छेद क्या होगा, निहा धन श्वास। निशंक का क्या होगा, निहा धन संक। आश्चर्य का क्या होगा, आह धन चर्य। और बहिश्चक्र का क्या होगा, बहिह धन चक्र। आया पहला नियम समझ में, ठीक है। तो पहले नियम में क्या था, विसर्ग के बाद च छ स आए, विसर्ग स में बदलता है। बहुत आसान नियम है। अब है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है विसर्ग संधि का, देखिए, विसर्ग के बाद ट ठ और स, देखना, विसर्ग के बाद ट ठ या स में से कोई भी वर्ण आने पर विसर्ग स में बदलेगा, मूर्धन्य स में बदलेगा। देखिए, जो ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य होता है और ये जो स है ये भी मूर्धन्य है, तो इसलिए विसर्ग किस में बदल रहा है, मूर्धन्य स में बदल रहा है, ये ध्यान रखें। जैसे शब्द देखिए, धनुह धन टंकार, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ट आ रहा है, ट को किस में बदल दो, स में, स आधा बनेगा, शब्द बन गया धनुष टंकार। विसर्ग को किस में बदलोगे, स में, शब्द बन गया धनुष टंकार। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रख लेना। चतुह धन टीका, देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ट आ रहा है, शब्द क्या हो जाएगा, चतुष्टीका। फिर देखिए, चतुष्षष्ठी किस तरह से हो जाएगा, चतुह धन षष्ठी, ये लीजिए। अगली बात समझ में, बहुत आसान है। इसमें मूर्धन्य में वैसे भी मैंने पहले भी आपको बताया था, उदाहरण कम है, तो इसमें यही उदाहरण मिलेंगे आपको। फिर है आपका तीसरा नियम विसर्ग संधि का। विसर्ग के बाद त थ या स में से कोई भी वर्ण आने पर विसर्ग स में बदलता है। अब देखिए, जो त वर्ग होता है, त वर्ग होता है दंत्य और ये स भी क्या होता है, दंत्य होता है। तो अगर विसर्ग के बाद में त थ आए या फिर ये स आए, तो हमेशा ध्यान रखें विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग स में बदलेगा, दंत्य स में बदलेगा। उदाहरण देख लिए,
नमः धन्ते, देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में देखो त आ रहा है, सिंपल है। विसर्ग को किस में बदलोगे? स में, स आधा बनेगा और शब्द क्या हो जाएगा? नमस्ते। ये लीजिए नमस्ते। तो नमस्ते में कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। जैसे ही संधि विच्छेद करोगे वापस क्या हो जाएगा? नमः धन ते। फिर देखिए अंतः धन तल, यहां पे देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद त आ रहा है, शब्द क्या हो जाएगा? अंतस्तल। आ गई बात समझ में? फिर देखिए निह धन संतान, देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद चाहे स आए, चाहे त आए, चाहे थ आए, विसर्ग को स में ही बदलना है, शब्द क्या हो जाएगा? निसंतान। ये लीजिए निह धन संदेह, विसर्ग के बाद में फिर स आ रहा है, शब्द क्या हो जाएगा? निसंदेह। ये लीजिए कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए और उदाहरण देखेंगे। निह धन ताप, देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में त आ रहा है, शब्द क्या हो जाएगा? निस्ताप। दुह धन तर, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में त आ रहा है, विसर्ग को स में बदल दो, शब्द हो जाएगा दुस्तर। निह धन स्वार्थ, विसर्ग के बाद में स आ रहा है, विसर्ग को स में बदल दो, शब्द हो जाएगा निस्वार्थ। निह धन तेज, विसर्ग के बाद में त आ रहा है, शब्द बन जाएगा निस्तेज। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, अब है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद तो बहुत आसान है। क्या करना है? जो भी आधा स है, जो आधा दंत्य स है, उसको विसर्ग में बदलो और प्लस से पहले रख दो, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। जैसे बहिस्थल आ गया तो ये यहां पे देखो स है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बहिह धन थल। क्या हो जाएगा? बहिह धन थल। दुस्साहस का संधि विच्छेद हो जाएगा दुह धन साहस। शिरस्त्राण का संधि विच्छेद हो जाएगा, शिरस्त्राण यानी मुकुट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? सिरह धन त्राण। अब यहां पे देखो त्र आया है, त्र क्या है? त्र एक संयुक्त व्यंजन है। त्र किससे बनता है? ये बनता है त प्लस र से, तो यहां पे ये क्या आ गया? त, इसीलिए विसर्ग किस में बदल रहा है? स में बदल रहा है। आई बात समझ में? फिर है अंतः संबंध, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा अंतः धन संबंध। फिर है दुस्साध्य, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुह धन साध्य। फिर है दुस्साहस, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुह धन साहस। ये लीजिए बहुत आसान है, विसर्ग संधि सबसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 5 ही तो वर्ण बनते हैं, स स स र ओ, बस। मनस्ताप, मनस्ताप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मनः धन ताप। विस्तीर्ण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विह धन तीर्ण। विस्तार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विह धन तार। दुस्वप्न का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुह धन स्वप्न। बहुत आसान, ठीक है, क्या हो जाएगा? दुह धन स्वप्न। और निस्तारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह धन तारण। ये लीजिए, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो विसर्ग संधि के कितने नियम हो गए? 3 नियम। पहला नियम विसर्ग के बाद च छ और स, दूसरे में ट ठ और स, तीसरे में त थ और स। क्लियर है? 3 नियम। चलिए चौथा नियम देखेंगे। अब देखिए इन तीनों नियम को पढ़ते समय एक चीज शायद आपके ध्यान में नहीं आई होगी। अभी जो हमने तीनों नियम पढ़े हैं वो पहले होता है विसर्ग, और विसर्ग के बाद वर्ण आ रहा है जैसे च छ और स, तो वो अघोष वर्ण है। फिर विसर्ग के बाद में आ रहा है ट ठ और स, वो भी अघोष है। त थ और स, वो भी अघोष है।
अब अघोष वर्ण कौन से बाकी रह गए? क, ख, प, फ, ये 4 वर्ण बाकी रह गए। अब इनसे संबंधित नियम आ जाएगा। देखो विसर्ग से पहले ये नियम थोड़ा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि अभी तक जो हमने 3 नियम पढ़े उसमें हमें ये कोई मतलब नहीं था कि विसर्ग से पहले क्या था। हमने ये मतलब ही नहीं है। विसर्ग है, विसर्ग के बाद ये आ रहा है तो ये बन जाएगा। चौथा नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो। ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी 9 स्वरों में से हो सकता है, लेकिन अ आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग से पहले अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, अर्थात अ आ नहीं होना चाहिए। एवं विसर्ग के बाद क ख प फ, अघोष में ये 4 ही तो बचे हैं। क ख प फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग किस में बदलेगा? यहां भी विसर्ग फिर स में बदल जाएगा, अर्थात मूर्धन्य स में बदलता है। देखिए विसर्ग से पहले ये अ आ जो है नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? ई हो सकता है या ऊ हो सकता है या ए हो सकता है, ओ हो सकता है, और बाद में क ख प फ आए तो विसर्ग किस में बदलता है? स में बदलता है। किस प्रकार से? देखिए निह धन कलंक, निह धन कलंक, यहां पे आप देखोगे विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई आ रहा है, आ तो नहीं आ रहा बिल्कुल, और बाद में क्या आ रहा है? क आ रहा है। इसका मतलब विसर्ग को किस में बदलोगे? आधे स में बदलोगे। शब्द क्या हो जाएगा? निष्कलंक। ये लीजिए, ठीक है। फिर देखिए दूहा धन कर, देखो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? क आ रहा है। शब्द क्या हो जाएगा? दुष्कर। फिर देखिए पूहा धन कर, विसर्ग से पहले ऊ, बाद में क, शब्द क्या हो जाएगा? पुष्कर। फिर देखिए धनुहा धन खंड, विसर्ग से पहले अ के अतिरिक्त स्वर है, विसर्ग के बाद ख आ रहा है तो भी स का निर्माण होगा। शब्द क्या हो जाएगा? धनुष खंड। ये लीजिए कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, देखिए आविह धनकार, देखो विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई आ रहा है, बाद में क आ रहा है। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा आविष्कार। निह धन फल, देखो विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई आ रहा है, बाद में फ आ रहा है। शब्द क्या हो जाएगा? निष्फल। ये लीजिए। फिर देखिए निह धन कपट, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई आ रहा है, बाद में क आ रहा है। शब्द क्या बन जाएगा? निष्कपट। निह धन प्रयोजन, विसर्ग से पहले ई आ रहा है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? स में। निस प्रयोजन, क्योंकि पीछे आ रहा है प। ये लीजिए, बैठा दिमाग में? बहुत आसान है। अब संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद में क्या है? जो भी स आ रहा है उसको विसर्ग में बदलो, प्लस से पहले रख दो जो मूर्धन्य स आ रहा है। तो जैसे बहिष्कार में ये स आ गया तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बहिह धन कार, और स के बाद में वो प्लस के बाद में आ जाएगा। जैसे ज्योतिष कर्ण है, ज्योतिष कर्ण में देखो ये स आ रहा है तो सीधा है यहां पे ज्योतिह धन कर्ण। फिर देखिए निष्क्रिय में ये स आ रहा है, निह धन क्रिय। फिर देखिए बहिष्कृत में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बहिह धन कृत। ठीक है। फिर देखिए चतुष्पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चतुह धन पथ। फिर निष्पक्ष का क्या हो जाएगा? निह धन पक्ष। फिर चतुष्काष्ठ का क्या हो जाएगा? चतुह धन काष्ठ। फिर चतुष्कोण का क्या हो जाएगा? चतुह धन कोण। बहुत आसान आ गया समझ में? क्लियर है चौथा नियम?
चौथा नियम क्या कहता है? विसर्ग से पहले अ के अतिरिक्त स्वर हो, अ नहीं होना चाहिए, उसके बाद क ख प फ में से कोई भी वर्ण आता है विसर्ग स में बदलता है। जो पांचवा नियम है वो चौथे का पूरक है। चौथे में हमने क्या कहा? अ नहीं होना चाहिए, तो आ भी तो सकते हैं। पांचवा नियम वही है। क्या कह रहा है? विसर्ग से पहले आ हो, अ या आ जाए, तथा विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग संधि होने के बाद भी शब्द में मौजूद रहेगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबसे आसान नियम है। क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ हो, पहले अ आ जाए, तथा विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग संधि होने के बाद भी शब्द में रहेगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। किस प्रकार से? देखिए, जैसे एक शब्द है आपका पयः धन पान, ठीक है। अब ये नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ हो, तो विसर्ग से पहले अ आ रहा है, बाद में क ख प फ में से कोई भी हो यानी कि प आ रहा है, तो जब भी संधि होती है, संधि होने के बाद भी विसर्ग मौजूद रहेगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। शब्द क्या बन गया? पयः पान, ये शब्द बन गया। वैसे देखें ना, तब तो इसमें संयोग है क्योंकि विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में अगर पूछ ले भाई इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें तो दिख ही रहा है विसर्ग, सामने ही दिख रहा है, ये विसर्ग दिख ही रहा है, विसर्ग संधि है। अब आपको कह दिया इसका संधि विच्छेद करो, तो वापस कर दो पयः धन पान। अब आपको कह दिया इसकी संधि करो, तो संधि होने के बाद भी विसर्ग मौजूद रहता है, पयः पान। ये लीजिए, ये नियम ये कह रहा है। देखिए, प्लस विसर्ग से पहले क्या होगा? अ या आ, बाद में क ख प फ आएगा, क्या होगा? नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, विसर्ग शब्द में मौजूद रहेगा। बहुत आसान है। वयः धन क्रम हो गया, तो यहां पे देखो विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ आ गया, बाद में क आ गया, बहुत आसान है। वयः क्रम, बस। आई बात समझ में? जैसे अंतः पुर आ गया, तो देखो विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ आ गया, बाद में प आ गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अंतः पुर। फिर प्रातः धन काल आ गया, तो यहां पर भी ध्यान रखें, विसर्ग से पहले अ है, बाद में क है, शब्द क्या हो गया? प्रातः काल। फिर देखिए अधः पतन आ गया, विसर्ग से पहले अ आ गया, तो यहां पे हो गया अधः पतन। बहुत आसान है, यानी इस तरह से ये शब्द बनेंगे। मनः धन कामना आ गया, तो यहां पे शब्द हो जाएगा मनः कामना। एक चीज ध्यान रखना, हम शब्द क्या प्रयोग में लेते हैं? मनोकामना, ये चीज है। ये मनोकामना शब्द बिल्कुल गलत है। शब्द क्या होता है? मनः कामना। अपन कहते क्या है कि हे भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, फिर वो पूर्ण नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम उच्चारण ही गलत कर रहे हैं। मनोकामना नहीं, मनः कामना। पयः धन पान, देखो विसर्ग से पहले अ है, बाद में प है, तो शब्द क्या हो गया? पयः पान। फिर अंतः करण, विसर्ग से पहले अ है, बाद में क है, शब्द क्या बन गया? अंतः करण। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, विसर्ग लगा हुआ होना तो कभी भी पूरी सिरोरेखा यानी ऊपर लाइन मत खींच देना। जैसे अंतःकरण आ गया तो इसको ऐसे पूरी लाइन मत खींच देना, ये गलत हो जाएगा, इसको गैप देना है, ये चीज ध्यान रखें। रजः कर्ण, संधि विच्छेद करना है, रजः धन कर्ण, कर्ण हो जाएगा। आया समझ में पांचवा नियम या नहीं आया? चलिए अब देखिए इसमें कुछ अपवाद है, ध्यान रखें। अपवाद वो होते हैं जो नियम से अलग होते हैं। जैसे अपवाद उसी पांचवें नियम के हैं।
पांचवा नियम हमने क्या पढ़ा था कि विसर्ग से पहले अ हो, बाद में क ख प फ आए तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इन सभी में ध्यान रखें, जो आपका दंत्य स है उसका आगम हो रहा है। जैसे भाह धन कर, देखो नियम के अनुसार तो क्या है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ गया, बाद में क आ गया, तो शब्द बनना चाहिए भाह कर। लेकिन ये नहीं बनता है, ध्यान रख लेना। इसमें विसर्ग जो बदलता है वो दंत्य स में बदलता है, शब्द बनेगा भास्कर। ठीक है, तो अब अपने को ध्यान क्या रखना है, पहली चीज आपको पूछ ले भास्कर में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। आपको कह दे भास्कर का संधि विच्छेद कीजिए, भाह धन कर करना है। और आपको कह दे भाह धन कर की संधि कीजिए, तो वापस क्या हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। आगे ये बात समझ में? ठीक है। फिर है आपके नमः धनकार, ध्यान रखें, नमः धनकार क्या बन जाएगा, नमस्कार बन जाएगा। ठीक है, बड़ों को क्या करते हैं, नमस्कार। अभिवादन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नमस्कार। ठीक है, फिर देखिए पुरस्कार शब्द, यहां पे पहले संधि कर देते हैं, बृहधनपति स बनाना है, शब्द क्या बन जाएगा, बृहस्पति। फिर है तिरह धनकार, शब्द क्या बन जाएगा, तिरस्कार। फिर है श्रेयस्कर का संधि विच्छेद क्या होगा, श्रेयः धन कर हो जाएगा। पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, पुरः धन कार हो जाएगा। पुरस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा, पुरः धन कृत हो जाएगा। इस तरह से अब ये जितने भी शब्द हैं, इनसे प्रश्न क्या आएगा, या तो इनकी संधि करवाएंगे तो स का आगम करना है, या इनका संधि विच्छेद करवाएंगे तो वापस स को विसर्ग में बदलना है, और या पूछ लेंगे कि इनमें कौन सी संधि है, यानी इनमें विसर्ग संधि है। आगे ये बात समझ में? तो ये था आपका पांचवा नियम। अब है विसर्ग संधि का छठा नियम। छठा नियम क्या कह रहा है, विसर्ग से पहले वाले वर्ण में अगर ई या उ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र वर्ण आए तो संधि होने के बाद विसर्ग का लोप हो जाएगा, और अगर ई है तो दीर्घ ई, और अगर उ है तो दीर्घ ई हो जाता है। किस प्रकार से, देखिए नियम क्या कहता है, समझ लेना। विसर्ग है, विसर्ग से पहले या तो आपको मिलेगा ई या मिलेगा उ। विसर्ग से पहले क्या मिलेगा, या तो ई छोटी ई जिसको आप कह सकते हो, या उ छोटा उ जिसको कह सकते हो। और विसर्ग के बाद ध्यान रखें, विसर्ग के बाद आएगा र। र वर्ण से संबंधित कोई भी शब्द आ सकता है, र से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, जब भी ऐसी स्थिति बने, विसर्ग से पहले ई हो या उ हो, छोटी ई या छोटा उ कह सकते हैं अपन, वैसे होते नहीं है लेकिन याद रखने के लिए, और विसर्ग के बाद र आ जाए, आपको क्या करना है, पहला काम विसर्ग का हो जाएगा लोप, और दूसरा काम अगर ई आ रहा है ये बदल जाएगा ई में, और अगर उ आ रहा है ये बदल जाएगा उ में, और संधि हो जाएगी। किस प्रकार से, देखिए जैसे शब्द है आपके निह धन रोग। ठीक है, अब यहां पे देखो विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई है, बाद में र से शुरू होने वाला शब्द आ रहा है, यानी र वर्ण आ गया, तो आपको क्या करना है, पहले तो हो जाएगा विसर्ग का लोप। अब ये जो ई है ये दीर्घ ई में बदल जाएगी, और यहां पे शब्द क्या बन गया, निरोग। निरोग में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यहां पे जो विसर्ग संधि पढ़ेंगे उसमें कई सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे इस नियम की मैं बात करूं तो कई पुस्तकों में इसमें व्यंजन संधि बताई हुई है, ये ध्यान रख लेना। लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न आए थे उस समय इनमें विसर्ग संधि ही मानी गई है, इसलिए आपको किसी प्रकार के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ने तो बता दिया है विसर्ग संधि, और इन किताबों में
जो है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत, इनको भी आगे भी विसर्ग के कुछ नियम आएंगे जिसमें व्यंजन संधि मानी गई है। आप किसी प्रकार से आपको चिंतित नहीं होना है, ध्यान रख लेना, क्योंकि परीक्षाओं में जब प्रश्न आए गए थे तो इस नियम में या इस शब्द में उन्होंने विसर्ग संधि ही मानी है, इसीलिए आपको इसमें विसर्ग ही माननी है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखिए नियम क्या था, ई या ऊ हो, प्लस से पहले विसर्ग से पहले ई ऊ हो, बाद में र आए, तो अगर ई है तो ई हो जाएगा, ऊ है तो ऊ हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अभी अपन ने ये पढ़ा, निह धन रोग, विसर्ग है, ई आ गया, र आ गया, शब्द क्या बन गया, निरोग, ये तो अपन ने अभी पढ़ा ही है। फिर देखिए निह धन रो, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद जो है वो आपके र आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नीरव। फिर देखिए दूहा धन रम्य, विसर्ग से पहले ऊ, बाद में र, शब्द क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा दुरम्य। फिर देखिए निहा धन रस, वही चीज है, विसर्ग से पहले ई आ रहा है, बाद में र आ रहा है, शब्द क्या बन गया, नीरस। फिर निरंतर का संधि विच्छेद करना है, तो इस दीर्घ को लघु कर दीजिए और विसर्ग लगा दीजिए और यहां पे आ जाएगा रंध्र। ठीक है, चक्षु रोग में अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा चक्षुह धन रोग, जैसे यहां लोगे ये ऊ छोटा हो जाएगा। और इसी तरह का एक शब्द है आपके जो है दूह धन राज, और यहां पे हो जाएगा दुराज। ये लीजिए कौन सी संधि है, संधि है आपकी विसर्ग संधि। फिर मैं आपको याद दिला दूं, आप पीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी बहुत सारा कंटेंट जो है वो हिंदी से संबंधित आपको वहां पे उपलब्ध होता रहेगा। आप अपडेट रहेंगे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।